नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में हैं और G7 में मिले न्योते पर वहां गए हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका और दूसरे अहम मुद्दों पर हो रही बैठक में हिस्सा लिया है। ये बैठक इटली में हो रही है। भारत को एक बार फिर इस बैठक में विशेष आमंत्रण मिला है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर हैं। वो G7 में नेताओं से मिल रहे हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। भारत की अहमियत दुनिया समझ रही है और भारत दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब जानते हैं। इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू की। वो इटली की पीएम मेलानी से मिले, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी मिले, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी वो मिले। इन बैठकों में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया। G7 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिले पोप से। पोप इस बैठक में आए सभी नेताओं से मिले हैं। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी उसे लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। ये भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत की सफलता ने दुनिया भर के देशों को भारत को और ज्यादा गंभीरता से लेना सिखा दिया है। G7 में शामिल 4 देश कनाडा, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस से बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था है। G7 में शामिल अमेरिका, जापान, जर्मनी अर्थव्यवस्था में भारत से आगे हैं। भारत की जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन की है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के टारगेट के साथ अब आगे बढ़ रहा है। साल 2030 तक जीडीपी के जापान से आगे निकलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। G7 देशों की जीडीपी विश्व की कुल जीडीपी की 60% से घटकर अब 45% है। ये दुनिया के 10% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के पास एक बड़ी आबादी है, जिसमें 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। अगर भारत शामिल हुआ G7 में तो जीडीपी भी बढ़ेगी और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी होगा। वहीं रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नति के सभी मानकों पर भारत का प्रदर्शन बेहतर है। भारत को अनदेखा करना अब संभव नहीं है। यही वजह है कि लगातार भारत को न्योता दिया जा रहा है। साल 2003 से अब तक भारत को 10 बार G7 की बैठक में मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। पीएम मोदी 5वीं बार G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। चीन और भारत दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन के रवैये की वजह से दुनिया को उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भारत जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत पर भरोसा रहा है। ग्लोबल साउथ का भारत अगुवा रहा है। G7 देशों की ग्लोबल साउथ से नजदीकी की कोशिश भी रही है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर भारत ने हमेशा स्पष्टता से अपना पक्ष रखा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास की जंग को शांति से हल करने पर भारत ने जोर दिया है। लेकिन भारत की तरफ से G7 सदस्यता को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी के पीछे भी कई वजह हैं। भारत किसी भी एक गुट में नहीं है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है। भारत ने रूस के साथ भी चर्चा की है, यूक्रेन के साथ भी। इजराइल गाजा युद्ध में भी एक तरफा रवैया नहीं है। भारत के रिश्ते अमेरिका रूस दोनों से मजबूत हैं। किसी एक तरफ खड़े होने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर असर संभव है। ग्लोबल साउथ का अगुवा भारत रहा है और इसे लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। भारत लगातार G7 की बैठक में ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाता रहा है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत को तरजीह मिल रही है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के 2 सत्र भारत आयोजित कर चुका है। ग्लोबल साउथ के सामने आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां हैं। और इटली के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विष्णु सोम, जो इस G7 समिट को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए चलते हैं सीधे उनके पास। G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा। चर्चा का विषय प्रधानमंत्री की यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात थी। ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और
इससे पता चलता है कि भारत किसी एक शक्ति गुट से जुड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ बैठक की। इनमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम के नेता शामिल थे। इस बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले इटली के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध है। इस बैठक का फोकस मुख्य रूप से यूक्रेन पर है, हालांकि पश्चिम एशिया में शांति लाने की ज़रूरत पर भी चर्चा होगी। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेशी यात्रा है और एक तरफ से ये यात्रा इस कार्यकाल के लिए उनकी विदेशी नीति के एजेंडा को स्थापित करती है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं विष्णु सोम, NDTV इंडिया के लिए। और अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम हमारी सहयोगी कादम्नी शर्मा के पास। कादम्नी, कई बायलैटरल बातचीत इस वक्त जारी है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों के बीच। किन किन से उनकी बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर यह बातचीत हो रही है? कादम्नी, देखिए, जब किसी बड़े समिट में इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर नेता जाते हैं तो द्विपक्षीय बातचीत भी कई नेताओं में होती है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, उनकी पहली यात्रा है तीसरे टर्म में, और उन्होंने सुबह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की है। वहां पर द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में बात हुई है, शेयर्ड होराइजन्स के बारे में बात हुई है, जिसके बारे में पहले 2 मुलाकातों में बात हुई थी। उसके बाद उनकी बातचीत ऋषि सुनक से भी हुई है। आपको पता है कि दोनों ही फ्रांस में और ब्रिटेन में दोनों जगह अभी चुनाव होने हैं और ये दोनों देश चुनाव में जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की यूक्रेन के, जो कि जैसा विष्णु भी बता रहे थे कि एक टॉकिंग पॉइंट रहा, क्योंकि अभी दोनों रूस और यूक्रेन के बीच में ज़बरदस्त वॉर चल रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और भारत ने कोई भी पक्ष नहीं लिया है। रूस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत के, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई पक्ष ले रहा है। बार बार कह रहा है कि डिप्लोमेसी और बातचीत से ही ये मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए और शांति के पक्ष में है भारत। वहाँ पर उनकी अगुवाई जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि उनके साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक होगी। 2 से 3 और द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर हो सकते हैं। इस वक्त पीएम जो हैं वो आउटरीच जो प्रोग्राम है वहाँ पर उसमें उन्होंने बोला है। इसके पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एड्रेस किया था, उन्होंने इसमें भारत का भी नाम लिया, कहा कि क्रिटिकल मिनरल पार्टनर हैं भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। प्रेसिडेंट मैक्रो ने भी पीएम के जो इनिशिएटिव्स हैं एआई पे और डीपीआई पे G20 के चेयर रहते हुए उसकी काफ़ी तारीफ़ की। प्रधानमंत्री भी बोले, हालांकि ये क्लोज डोर सेशन है जो चल रहा है वहाँ पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका और मेडिटरेनियन को लेकर है। तो इसमें पीएम क्या बोले हैं वो भी कुछ देर में सामने आएगा, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और भारत को जिस तरह से बार बार इन्वाइट किया जाता है, एक तरह से दिखाता है कि भारत की अहमियत जो है विश्व पटल पर क्या है, क्योंकि वो कोई पक्ष नहीं लेता, किसी गुट के साथ नहीं है, लेकिन वो शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूर काम कर रहा है। जी, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया कादम्नी। और हमारे साथ अब 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रह्म चलानी रणनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हैं। आप दोनों का NDTV में स्वागत है। ब्रह्मा, अगर मैं आपसे शुरू करूं, G7 का मंच, जो सीधा सवाल ये है कि भारत के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, G7 शुरू में तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप था, मगर अब क्या है कि G7 के जगह G20 दुनिया का मेन इकोनॉमिक फोरम बन गया है, क्योंकि G7 का जो रेलेवेंस है उसमें काफ़ी अपैरेंट डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि G7 कंट्रीज की जो GDP ग्रोथ है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल GDP के लिए वो काफ़ी घट गया है। तो इस समय G7 तो एक वेस्टर्न ब्लॉक है। इसमें देखिए जापान भी इसका मेंबर है, मगर जापान अपने आप को, और ये सारे G7 कंट्रीज अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनकी है बाय ट्रीटी। तो एक तरह से ये वेस्टर्न ब्लॉक है और इसका जो रेलेवेंस घट रहा है, इस डिक्लाइन के बजाय प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नॉन वेस्टर्न लीडर्स को इनवाइट किया। भारत के नेता, ब्राजील के नेता, यूएई की प्रिंस बिन जायद और टर्की के प्रेसिडेंट।
तो इससे साफ जाहिर है कि G7 को रेलेवेंट बनाने के लिए मेलोनी ने कोशिश की कि जो बड़े नॉन वेस्टर्न लीडर्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट हो। उन्होंने जेलेंस्की को भी बुलाया, और जेलेंस्की के साथ उन्होंने पोप को भी बुलाया, क्योंकि पोप काफी समय से सीज फायर के लिए एडवोकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीज फायर होनी चाहिए यूक्रेन के युद्ध में, और जेलेंस्की कहते हैं कि नहीं, युद्ध चलने दीजिए, हम सीज फायर के लिए रेडी नहीं हैं। तो दोनों साइड को उन्होंने इनवाइट किया। तो ये अच्छी बात है कि नॉन वेस्टर्न लीडर्स भी थे वहां पर समिट में, और जेलेंस्की और पोप दोनों समिट में भी हैं। जी अशोक जी, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कई सालों से G7 में उसे इनवाइट किया जाता रहा है, तो क्या वो दिन दूर नहीं जब G7 जल्द ही G8 भी बन सकता है? बहुत धन्यवाद सिकता। और देखिए, मैं इसमें, ये मेरा नजरिया थोड़ा दूसरा है इसमें। एक तो ये वाला, जैसे अभी ब्रह्मचलानी बता रहे थे, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है, रिच कंट्रीज का ग्रुपिंग है, प्रॉस्परस कंट्रीज का ग्रुपिंग है। हम चाहे अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो, थोड़े समय बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, परंतु हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, हम फिर भी एक डेवलपिंग कंट्री रहेंगे। फिर भी हम कुछ सालों तक, 10 15 20 साल तक, हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो आजकल अगर 2000 के आसपास है, 3000 पहुंच जाएगा, 4000 पहुंच जाएगा, 6000 भी पहुंच जाए, फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री रहेंगे और मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री बन जाए। परंतु ये वाले जो देश हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम सिक्ता करीब 50,000 है, तो इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। दूसरा, मैं समझता हूं जो हम अपना जो रोल फुलफिल कर सकते हैं, we can do it much better when we are a permanent invitee। देखिए, आजकल भारत का ऐसा स्थान बन गया है, जो दुनिया में जो भी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो अब यूक्रेन का डिस्कशन हो, क्लाइमेट चेंज का हो, टेररिज्म का हो, पेंडेमिक्स का हो, हेल्थ इश्यूज का हो, देखिए दुनिया में जो भी चुनौतियां हैं, किसी भी चुनौती का हल नहीं निकाला जा सकता भारत को उसमें सम्मिलित किए बिना। तो भारत का होना वहां पर बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आपने स्वयं कहा और आपने देखा, जो 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया जा रहा है, भारत एक और सेतु बनकर उभरा है, एक ब्रिज बनकर उभरा है, जो दुनिया की नॉर्थ कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, और जो ग्लोबल साउथ है। अगर हम यहां पर इसमें G8 बन जाएंगे, तो हमारा जो वहां पर रोल है एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो हमको अपने, अगर वहां पर उन देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना है। देखिए, अभी भारत G7 में परमानेंट इनवाइटी है, 5 साल से आ रहे हैं। भारत मेंबर है ब्रिक्स का, भारत मेंबर है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अभी 3-4 जुलाई को अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी समिट मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मेरे विचार से सम्मिलित होने जाएंगे, हर एक SCO समिट में वो सम्मिलित हुए हैं। तो हमारे पास वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स व्हेन वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ G8। हमको ये प्रयास करना चाहिए जो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, और उसके लिए हमारी जो साझेदारी है, हमारा जो सहयोग है इन G7 देशों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अहम है। इसीलिए भारत को अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को इन देशों के साथ बिल्कुल और पुरजोर मजबूत करना चाहिए, और अपना जो और रोल है एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एज मेंबर ऑफ ब्रिक्स, उसको भी हमें पूरी तरीके से निभाना चाहिए। सिकता। तो ब्रह्मा, जो बात अशोक जी कह रहे हैं कि G7 वो मंच हो सकता है भारत के लिए ग्लोबल साउथ देशों के मुद्दों को उठाने के लिए, बजाय कि वो G8 बनकर इसमें शरीक हो जाए, वो परमानेंट इनवाइटी रहे और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर वहां पर पुरजोर तरीके से वो सारी बातें रखे जो ग्लोबल साउथ इन देशों से कहना चाहते हैं। हाँ, वो ठीक है, मगर इस समय दुनिया का जो मेन डिस्कशन फोरम इकोनॉमिक इश्यूज के लिए G20 है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस हैं दुनिया के लिए, वही लिए जाते हैं।
G7 में देखिए इस समय एजेंडा क्या है। यूक्रेन, यूक्रेन और यूक्रेन। हाँ, ये जब बाइडेन पहुंचे इटली, तो उन्होंने जेलेंस्की के साथ एक 10 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया। और उसके अलावा यूक्रेन के लिए $50 बिलियन का एक लोन अनाउंस हुआ। ये लोन नहीं है, ये गिफ्ट है यूक्रेन के लिए, क्योंकि इसका जो रीपेमेंट यूक्रेन नहीं करेगा। इसका जो रीपेमेंट है, जो इंटरेस्ट है रशिया के सेंट्रल बैंक एसेट्स जो वेस्टर्न देशों ने फ्रीज किए हैं, अब इंटरेस्ट को कॉन्फिस्केट करके उस लोन को रीपे करेंगे। तो इस तरह की जो इस तरह का जो एक्शन है अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, ये बहुत झटका दे सकता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ को। मगर G7 का इस समय जो जो लीडर्स हैं, आप देखिए कि इस समय जितने भी लीडर्स हैं G7 के, वो काफी कमजोर है अपने अपने कंट्रीज में। सुनाक मेरे ख्याल से सत्ता में सिर्फ 3 हफ्ते रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इलेक्शंस आने वाले हैं, वो हारेंगे बुरी तरह से। मैक्रोन का जो फ्यूचर है फ्रांस में, वो जो अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं जून 30 को, उसमें डिसाइड होगा। जो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स हैं, उनकी जो सरकार है बहुत ही अनपॉपुलर है। जो रिसेंट यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उनकी जो एसटीपी पार्टी है, पूरी तरह से हारी। कनाडा के जो ट्रूडो हैं, 8 साल से सत्ता में हैं, अब काफी कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर हो गए हैं। और जापान के जो किशिदा है प्राइम मिनिस्टर, वो इस अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में रिप्लेस हो सकते हैं। और जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, वो नवंबर में हारने वाले हैं पॉसिबली। तो इस G7 लीडर्स में से सिर्फ इटली की मेलोनी अगले साल सत्ता में रहेगी, ये पक्का है। तो ये सारे नेता काफी कमजोर है अपने कंट्रीज में, और कई लीडर्स का ये लास्ट समिट हो सकता है। जी जी अशोक जी, जो बड़ी बात है कि इस मल्टीलैटरल मंच में साइड में बायलैटरल टॉक्स भी हो रहे हैं। ऐसे में भारत की बातचीत भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों से इन बायलैटरल टॉक्स के लिए मिल रहे हैं ऑन द साइड लाइन्स। ऐसे में भारत की क्या कोशिश होगी डिप्लोमेटिक लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, कि इन बायलैटरल टॉक्स का कुछ नतीजा निकले और भारत को इस एरिया में गेन हो? जी सिकता, अगर आप मुझे अनुमति दें तो एक छोटा सा मैं कमेंट करूंगा जो अभी ब्रह्मचलानी ने किया। देखिए वो ये बिल्कुल ठीक है, जो जॉर्जिया मेलोनी के अलावा और जो वहाँ के जो नेता हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, और शायद अगले साल तक सभी निकल जाएंगे। परंतु देखिए ये वाले जो देश हैं, इन देशों के पास कैपिटल है, इन देशों के पास टेक्नोलॉजी है, इन देशों के पास मार्केट्स हैं, और वो हमको चाहिए। तो देखिए नेता जो भी रहे, आए नहीं आए, परंतु वो देश तो सुदृढ़ हैं, देश तो समृद्ध हैं। ठीक है, उनके जो पहले 1970 में जब G7 बना था, उसके बनिस्बत अभी उनकी जो स्ट्रेंथ है और हेफ्ट है वो कम हुआ है, परंतु फिर भी जो भारत को चाहिए पूरी दुनिया में, वो ना तो आपको रूस दे सकता है, ना कोई और देश दे सकता है। चीन तो दे ही नहीं सकता, चीन के साथ हमारे रिश्ते। तो इसीलिए हमारे संबंध इन देशों के साथ अच्छे बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, जो आपने जो जी कहा, जो द्विपक्षीय उनकी जो वार्ता होती है, मैं समझता हूं जब कोई भी इंटरनेशनल समिट होता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे समिट्स अटेंड किए हैं, इसमें जो प्लीनरी सेशंस होते हैं जहां आप जाते हैं अपना स्टेटमेंट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट तो होता है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिटेरेनियन, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक, एनर्जी, वो महत्वपूर्ण होगा। परंतु असल में जो इसका महत्व होता है वो है ऑन द साइडलाइन जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, और वो होता है अपने संबंधों को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूं ये जो मुलाकातें हुई हैं मैक्रोन के साथ, ऋषि सुनाक, जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी होंगी, और जेलेंस्की के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने एजेंडे को
हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इटली बहुत ही हमारा अब एक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी बनकर उभरा है। जब जॉर्जिया मेलोनी पिछले साल भारत आई थी मार्च में, तो तब हमने इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। और देशों के साथ भी, फ्रांस तो है ही हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यूके के साथ हम इंडिया यूके एफटीए के बारे में बात कर रहे हैं, उसको आगे ले जाना है। तो मैं समझता हूं ये जो द्विपक्षीय वार्ता है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको जो समय प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा, वो जितने नेता के साथ मिल सकते हैं, मैं तो देख रहा हूं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनके कैसी मुलाकात होगी, वो अच्छा होना चाहिए। हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, उनको आगे और ले जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए। ब्रह्मा चिल्लानी, अशोक सज्जनहार, वक्त निकाला और बात की एनडीटीवी से, शुक्रिया। बढ़ते आगे अगली खबर। एक परीक्षा जिसे लेकर दावा था कि एक एजेंसी अगर आयोजन करे तो पारदर्शिता रहेगी, लेकिन इस परीक्षा के नतीजों ने पारदर्शिता पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रेस मार्क्स और कई सारे टॉपर्स ने इस परीक्षा का आयोजन करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सवालों के घेरे में ला दिया है। बेशक ग्रेस मार्क्स को हटाने का फैसला हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने अपनी याचिका में अलग अलग हाई कोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में एनटीए ने दलील दी है कि 7 हाई कोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा। वहीं छात्रों की याचिकाओं पर भी सुनवाई हो रही है। छात्रों की याचिकाओं में पेपर लीक, सीबीआई जांच जैसे मुद्दे हैं। इस पर भी एनटीए को नोटिस कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। अब इन सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो जाहिर है छात्र हर जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं जिससे उन्हें न्याय मिल सके। बिहार सरकार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट राज्य में आए मामलों की जांच कर रही है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी है। हरियाणा से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से। पदभार संभालते ही चुनौती सामने है। नीट के छात्रों को इस वक्त आप क्या भरोसा दे सकते हैं? ये मैं निश्चित रूप में सभी छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। एक भी छात्र का अन्याय उसके ऊपर नहीं होगा। इस बार 23,33,000 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं। जो मेडिकल कमीशन ने जो एक कट ऑफ डेट नंबर बताई थी, उसमें लगभग 13 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। काउंसलिंग अगले महीने में कभी भी शुरू होगी। उस समय में कुछ विसंगति ध्यान में आई, 2-3 प्रकार की विसंगति ध्यान में आई है। कुछ विषय, सारे विषय कई प्रकार के न्यायालय की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट सारा चीज़ों को देखभाल भी कर रही है। कल एक बड़ी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक ग्रेस मार्क देने के कारण कुछ विद्यार्थियों को लेट समय कम मिला परीक्षा में अपीयर करने का किसी कारण से, तो उसमें उनको एक पहले ग्रेस मार्क एनटीए ने दिलवाया था, जिसको शायद बहुत पारदर्शी उसमें नहीं हुआ, इसे मन में आया कुछ विद्यार्थियों को। लोग कोर्ट पहुँचे। कोर्ट ने कल एक ऑल्टरनेटिव मेथड सबके सामने रखा कि उन बच्चों को एक बार रीटेस्ट करवा दिया जाए। 1563 बच्चों की री एग्जामिनेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक इशू वहाँ था 6 सेंटर की, और 1-2 सेंटर की कुछ अनामोली इसकी ध्यान में आ रही। इन्वेस्टिगेशन स्थानीय पुलिस अधिकारी कर भी रहे हैं। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगले सुनवाई तक हमें इंतजार करनी चाहिए। भारत सरकार और पूरा उस विषय में कमिटेड है। देश की इतने बड़े संख्या की जो परीक्षा में बच्चे अपीयर करते हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक भी चीज़ में गड़बड़ होने नहीं दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मकसद था पारदर्शिता लाना एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो ऐसे में आपको लगता क्या है गड़बड़ कहाँ हो गई? देखिए, 4750 सेंटर है,
उनमें से स्पेसिफिक 8 सेंटर में 2 किस्म की प्रॉब्लम आई है। 6 का समाधान हो गया है, 2 के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें भी सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हो रही है। उसमें से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ 23,33,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं, 1,75,000 सीट्स विभिन्न प्रकार की है, MBBS से लेकर आयुष तक, पैरामेडिक्स तक। ये सारे में बच्चों के एडमिशन की एंग्जाइटी स्वाभाविक है। बच्चे साल साल तक परीक्षा दे के प्रिपरेशन करके परीक्षा देते हैं। उसमें जितना 100% पारदर्शिता के एश्योरेंस हम करते हैं, जो स्पेसिफिक इशू है उसको भी सरकार की संज्ञान में आई है, उसकी भी हम चिंता करेंगे। धर्मेंद्र जी, हम जानते हैं कि ये मामला अदालत में है और अदालत इसका संज्ञान ले रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो ये तमाम आरोप भी लगा रहा है कि बिहार से लेकर गोधरा तक गिरफ्तारियां हुई हैं, लीक के मामले सामने आए हैं। क्या सरकार इसको भी देख रही है? क्या जानकारी है आपके पास? देखो, ये जानकारी छुपी नहीं है, स्पष्ट सभी के सामने है। ये सारा विषय में सरकार सारा पहलू को गंभीरता से सोच रही है। NTA की जो भी अधिकारी इसके लिए जवाबदेही रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो NTA की विश्वसनीयता लौटे कैसे? इसके लिए आप नहीं, क्या करेंगे? NTA की विश्वसनीयता, NTA आज के दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा कराती है और यहाँ स्पेसिफिक 8 सेंटरों की अनामोलिस की विषय आई है, विशेष करके 2 सेंटर की। इस सारा विषय को इन दिनों में हमने कड़ी कानून भी लाया है, निगरानी भी रखी है। JEE परीक्षा अच्छे से हो रहा है, CUET की परीक्षा अच्छे से हो रहा है। दुर्घटना घटी है, इस विषय को मैंने कहा नहीं, जब सरकार के ऊपर भी एक निष्पक्ष व्यवस्था न्यायपालिका ने भी उसके ऊपर नज़र रखा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कोई गड़बड़ी नहीं होगा और NTA के ऊपर, NTA पारदर्शिता के ऊपर एक लार्जर पिक्चर में मैं जितना सरकार की प्रतिबद्धता है वो करेगी। अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है कि लीपापोती हो रही है और गिरफ्तारियां हुई हैं। ज़मीन पर जब कार्रवाई हो रही है तो ये मानने के लिए तैयार सरकार क्यों नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? सरकार अस्वीकार करने की, छुपाने की विषय कहाँ है कि हमने ग्रेस मार्क में NTA ने एक फार्मूला लाया था, उसमें सरकार को और समाज को लगा कि उसमें से थोड़ा और पारदर्शिता लानी चाहिए। कुछ फार्मूला लेके कोर्ट के सामने रखा गया, कोर्ट ने कहा कि उसको ही करो। जी, क्या गया है, किसको लिपापोती किया गया है, किस विषय का लिपापोती किया गया है, ये सारा विषय फिर मैं विनम्रता से कहूंगा आदरणीय पेपर बेचे गए, लाखों का कारोबार हुआ है, ये ऐसा तो आरोप कहना है ना, ये तो आरोप है, कोई प्रमाण तो उसमें नहीं है। किसी की आरोप पे मैं क्या कह पाऊंगा? पर पुलिस ने कार्रवाई की है, ये कहा जा रहा है। पुलिस की, देखो, पाटना पुलिस को कार्रवाई पूरा करने दो। मेरे पास जितनी जानकारी है वो कार्रवाई हो रही है। ये सारा विषय सबकी संज्ञान में है। आप कह रहे हैं कि एक दुर्घटना घटी है और NTA अच्छे से काम करती रही है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के सेंट्रलाइजेशन को लेकर NTA का गठन हुआ था और तब से ये काम हो रहा है। तो ऐसे में लगता है इस तरह की दुर्घटनाएं आगे ना हो, उसको लेकर किस तरह की दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई है, इसीलिए कभी 8 साल पहले तत्कालीन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही NTA बनी है। NTA सरकार के निर्णय इम्प्लीमेंट सरकार ने किया, लेकिन इसकी फैसला कुछ राज्यों ने अपने तरीके से मेडिकल एंट्रेंस को नियंत्रण करना चाहे। कई प्रकार के आरोप आपत्ति आई, कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचा। सारे को दिखते हुए एक अथॉरिटी बनाई गई है। वो अथॉरिटी को पुख्ता करना, 100% निर्भुल करना, ये हम सभी की दायित्व है। सरकार आश्वस्त सबको करती है कि उसमें से कोई चूक होने नहीं दिया जाएगा। 1-2 घटना को आई है सामने, उसमें सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम का जो विजन है, इसको आप लेकर आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? ये विषय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई है, पारदर्शिता लाने के लिए कि जिस प्रकार की कई राज्यों में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जामिनेशन को अव्यवस्थित कराया गया, उसको मैनिपुलेट कराया गया, उसको ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सरकार ने उसको अमल किया है। अब उसको ठीक करना ये हमारी दायित्व है और ठीक ही हो ही रहा है। जी, एक आखिरी सवाल, जो छात्र हैं जिनको एक तरह से रीटेस्ट देना है, उनके लिए एक शिकायत भी है, उनको अगर आप भरोसा दे सकें। एडमिशन टिकट्स कुछ लोगों को जो रीटेस्ट देना चाहते हैं वो उनको नहीं मिला है और कुछ ऐसे सेंटर्स उनको मिल रहे हैं जो बहुत दूर हैं। देखिए, कल ही तो फैसला हुआ है रीटेस्ट करना। 1563 बच्चा जो चाहे वो दे पाएगा, ऑप्शन उनके ऊपर है। जो बच्चे पुराने मार्क के ऊपर टिके रहना चाहेंगे वो टिके रह सकते हैं, वो उसको
काम पे ला सकते हैं। लेकिन उनमें से जो उनको एक ऑप्शन दिया गया, अगर आपको कम समय मिला है, अगर आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना है, आप दे सकते हो। कल ही तो फैसला हुआ है, सबको ईमेल चला गया है, मेरी जितनी जानकारी है एनटीए ने सभी को जानकारी ईमेल कल ही भेज दिया है, वो प्रक्रिया जारी है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा आगे का विषय है। अभी तो आज मेरे पास जितना जानकारी सभी को सूचित हो गया है कि आपको एग्जामिनेशन 23 को अगर चाहो तो आप दे सकते हो। तो एनटीए के अंदर अगर किसी कोई जिम्मेदार इसके लिए होता है तो कार्रवाई होगी, किस तरह की निश्चित रूप कार्रवाई में आप सोच देखो, रहे हैं? निश्चित रूप में जो आवश्यक कार्रवाई करना पड़ेगा हम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर घर आ चुके हैं। 33 घायल अब भी वहां अस्पताल में हैं। सरकार का आश्वासन है कि हर संभव मदद दी जाएगी। कोच्चि एयरपोर्ट पर 12 जून को कुवैत के मंगफ में एक इमारत में लगी आग में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर भारतीय वायुसेना का विमान पहुंचा। 45 में से केरल के 23, तमिलनाडु के 7 और आंध्र प्रदेश के 1। वहां पर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। माहौल गम और सख्ती का। ये परिवारों के लिए कभी खत्म ना होने वाला दुख है। उम्मीद है कि आगे की भी प्रक्रिया बिना किसी समस्या के होगी। केंद्र सरकार ने भी फौरन और सही कदम उठाए। कुवैत सिटी के मंगफ की इस इमारत में 176 भारतीय रह रहे थे। 45 की मौत हो गई। उधर 33 और भारतीय 5 अस्पतालों अदन, मुबारक अल कबीर, परवानिया और जाहरा में हैं। विदेश राज्य मंत्री ने वहां जाकर घायलों से मुलाकात की, उन्हें आश्वस्त किया। ये एक नाजुक मसला था। हमारे दोनों देशों के अच्छे रिश्ते और पीएम मोदी के दखल के कारण कुवैत की रॉयल फैमिली, मंत्री और अधिकारियों ने विशेष ध्यान दिया ताकि पार्थिव शरीर जल्द वापस घर लाए जा सके। कोच्चि के बाद बाकी के पार्थिव शरीर लेकर एयरफोर्स का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से उत्तर प्रदेश के 3, ओडिशा के 2, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड मृतकों के पार्थिव शरीर राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे ताकि उनके परिवारों तक पहुंचाए जा सकें। जैसे ही स्पेशल आईएएफ का प्लेन दिल्ली के पालम में आया तो एक अलग ही गम का माहौल था और इस गम के माहौल में हर स्टेट्स के जो उत्तराधिकारी थे वो मौजूद थे। साथ ही साथ में केंद्रीय मंत्री जो कीर्ति जी हैं वो साफ तौर पे वो उसी प्लेन के अंदर मौजूद थे और जो यहाँ के जो सांसद हैं कमलजीत शेरावत की बात करें, बासु स्वराज, वो सब भी यहाँ पे मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। हादसे की जांच चल रही है। दोषियों को सजा मिलेगी, मुआवजा परिवारों को मिलेगा, लेकिन अपनों को खोने का दर्द हमेशा रहेगा। जरूरत है इस हादसे से सबक सीख इंतजाम ऐसे करना ताकि फिर ऐसे हादसे ना हो। दिल्ली से अली अब्बास नकवी के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।